तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके सामने एक स्टार को लेकर मैं आपके सामने हूं। मुझे लगता है कि ये प्रेरणा का कारवां बहुत अहम हो जाता है और आज जो कैंडिडेट है इट्स रियली इंस्पायरिंग, क्योंकि मैं अभी कुछ सेशन से पहले ही बातचीत कर रहा था तो जो फ्रैंकनेस, जो क्लैरिटी और जो थॉट प्रोसेस था उसमें इतना सच और इतनी क्लैरिटी थी जो मुझे लगता है कि आपके सफलता का सबसे बड़ा कारण यही रहा है। और ऑब्वियसली आप भी आज वो इंस्पिरेशन, वो प्रेरणा पाएंगे जिससे आपको भी लगता है कि अगर वाकई में अभय सिंह कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इसी जज्बे और इसी पूरी की पूरी कहानी को एक नए स्वरूप में ढालने के लिए मैं आपके सामने, और जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं उनकी प्रेरणा इस बात से भी बढ़ेगी कि अगर अभय कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अभय। एंड ऑब्वियसली जो भी डिस्कशन अभी आपसे रहा इट वाज रियली इंस्पायरिंग। जैसे आपने कहा कि 2021 में पहली बार मुझे पता चला कि मैं एनडीए एग्जाम दे सकता हूं और मुझे देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कुछ थोड़ी सी जर्नी अपनी एक संक्षेप में बताएं, कैसे 148 तक का कारवां और फाइनली आज रिकमेंडेशन आपके पास है। सर एनडीए के जनवरी में मुझे पता चला कि मतलब एनडीए का, जैसे पहले मुझे क्या लगता था कि आप डायरेक्ट सोल्जर एंट्री होगी, फिर आपका प्रमोशन होते 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 आप ऑफिसर बनेंगे। ऑफिसर बनने के बाद ऐसी लाइफ होती है और अंदर आप आर्मी या डिफेंस में कहीं भी जाते हैं तो आपका ऐसा होता है। तो फिर मैंने अप्रैल वाला फॉर्म तो भरा, बट क्योंकि उसमें प्रॉपर प्लान नहीं था कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसा सिलेबस। दैट मीन आपने जनवरी में फॉर्म भर दिया? जी सर, वो एनडीए 147। राइट। तो उसमें लेकिन प्रॉपर प्लान नहीं था कुछ कि कैसे सिलेबस पैटर्न होता है, कैसे क्या ही क्वेश्चन आते हैं। तो उस टाइम 8 से 10 नंबर से मेरा रह गया, रिटर्न नहीं कर पाए, जो कि 18 अप्रैल को एग्जाम था। उसमें बड़ा डिलेमा भी था 2021 में, लोग एग्जाम नहीं देने जा रहे थे। बिल्कुल एकदम लॉकडाउन की प्रॉब्लम वही थी, प्रॉब्लम थी। और स्पेशली मैं आकर के हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि एग्जाम सबको देना ही होगा। काफी कम अटेंडेंस था जी, काफी कम अटेंडेंस था। फिर भी उस टाइम नहीं हुआ तो फिर मुझे एकदम से सेटबैक लगा कि इसमें नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले कि मैं कभी भी कोई पेपर दिया तो फेल टाइप नहीं हुआ था। तो फिर इस बार मैंने सोचा, तो मैंने फिर प्रॉपर प्लान बनाया, पहले सिलेबस का पता किया कि कैसे क्या होता है, फिर घर में ही अपने यूट्यूब वगैरह से देख लेता था। बाकी अपनी पूरी जो मेरी 12th की बुक्स थी, 11th की बुक्स थी, उन्हीं का प्रैक्टिस करता रहा बार बार। एनसीईआरटी ही सबसे बेहतर सिलेबस है जी। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी लगाया, तो फिर काफ़ी टाइम भी मिल गया था क्योंकि उसमें पेपर नवंबर में शिफ्ट हो गया था। तो फिर उसमें घर में ही तैयारी करता रहा। तो सितंबर के बजाय नवंबर में शिफ्ट हुआ, एक अच्छा टाइम गैप मिला हर बच्चे को ओवरऑल। तो फाइनली 14 नवंबर को एग्जाम देने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो गए? एकदम हो गया था कि 450 अराउंड मार्क्स आ रहे थे। तो फिर उस समय तभी उसके बाद ही तुरंत टीएस एंट्री आ गई। अच्छा, तो जेई का एग्जाम आपने दे दिया था उससे पहले? दे दिया था उससे पहले। जेई का एग्जाम किस मंथ में, जुलाई में हुआ था, किस महीने में हुआ था? मेरा मई सेशन था। अच्छा, मई सेशन में था, क्योंकि कई पार्ट में लिया गया। तो कितना परसेंटेज गया था? 82%। चलिए, वहां भी अच्छा परसेंटाइल था। अच्छा, 82 में नीट कॉलेज तक तो अलॉट हो जाते होंगे? एनआईटी सर मिल रही थी। अच्छा, कहाँ वाली एनआईटी? एनआईटी इधर मणिपाल वगैरह में, मणिपुर वगैरह में मिल रही थी। तो बट उसमें मेरा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था नहीं, वो मैंने दे दिया था कि कैसे होता है। चलिए बढ़िया। तो फिर टीएस एंट्री आ गई, इसमें दिसंबर में मैंने चूज कर लिया। तो तभी उस टाइम लेकिन प्रिपरेशन कुछ था नहीं, तो मुझे ज्यादा एसएसबी का अपने पता भी नहीं था। तो फिर वो गया तो स्क्रीन आउट हो गया उसमें। तो अच्छा, तो कहाँ आपका जो है ये एसएसबी पड़ा टीएस एंट्री का? बैंगलोर में था सर। अच्छा, टीएस 47 था ना आपका? जी। तो बैंगलोर आप गए? जी। तो पहली बार बैंगलोर का एक्सपीरियंस हुआ? पहली बार वो था कि मैं ट्रेन से अकेले इतना दूर गया था। अच्छा, तो ये रिटर्न एग्जाम लखनऊ में लिए थे सेंटर के प्रयागराज? लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ, क्योंकि आपके नजदीक वही जी, उन्नाव से नजदीक में पड़ता है। उन्नाव बड़ी छोटी जगह है, बट मैं ये कहना चाहूंगा भाई कि आपकी तरफ से एक बड़ी प्रेरणा जाएगी उन बच्चों को, और पोटेंशियल बहुत है। आई रिमेंबर द टाइम कि जब मैं अर्लियर कानपुर का जो स्टफ है, स्पेशली वो कानपुर हो, उन्नाव हो, जितने भी अगल बगल के जिले हैं पूरे के पूरे, एक अलग लेवल का पैशन मुझे पहले बहुत दिखता था। अभी वो पैशन थोड़ा सा कम हुआ। प्रॉब्लम है गाइडेंस की, गाइडेंस प्रॉपर मिलता नहीं, तो फिर बच्चों को अभी एक हद तक चलते हैं, फिर उनका वो डिटर्मिनेशन कम हो जाता है। इसलिए लगातार यूट्यूब पे मैं कोशिश करता रहता हूं टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट द डिफेंस सेक्टर। जितना डिटर्मिनेशन होगा, जितना पैशन होगा, उतना ही वो हार्डवर्क के लिए आगे बढ़ेंगे। तो टीएस 47 में गए और फाइनली वहां स्क्रीन आउट हुए, कॉन्फ्रेंस आउट? स्क्रीन आउट हो गया। ये तो मतलब अलग ही लेवल का झटका रहा होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि इतना मुझे इतना तो था कि मैं कम से कम स्क्रीनिंग हो जाऊंगा। बट क्योंकि टीएस में जैसे इतना वो आता, क्राउड आता है वगैरह, तो वहां पे एकदम मैं स्क्रीन आउट हो गया। अच्छा, एक डर उस समय बन गया होगा अंदर ही अंदर कि जितना अभी तक मैं रिटर्न को एक चैलेंज ले रहा था, नाउ दिस इज द चैलेंज फॉर द एसएसबी 2। तभी पता भी चला कि कैसे क्या अंदर एसएसबी में होता है, जो बाहर इतना है कि ऐसा होता वैसा होता, अंदर जाके पता चला रियलिटी ऐसी है, क्या हमको करना है, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। क्योंकि उससे पहले ऐसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, ये सब बच्चे हम लोग घर में तो ऐसा करते हैं नहीं, तो वहां जाके पता चला कि कैसे इंप्रूवमेंट देना। ग्रुप एक्टिविटीज ऐसी चीजें हैं कि वो घर में हो भी नहीं सकती हैं, उसके लिए आपको निकल के आना ही पड़ता है, एफर्ट्स करना पड़ता है। उसको पहले से ही करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ टीएस एंट्री में कोचिंग लेने के लिए पहुंचे कि जो है एनडीए? टीएस के बाद फिर मुझे लगा कि कोचिंग की जरूरत है, क्योंकि गाइडेंस नहीं है। अच्छा, आपके पास दिसंबर में एनडीए का रिजल्ट तो आ गया था? जी, आ गया। इतनी तो खुशी अंदर रही होगी कि चलो इधर आउट भी हो तो कोई टेंशन नहीं, नाउ आई हैव एनडीए। चलिए, तो कब ज्वाइन किया आपने एनकेसी? मैंने ज्वाइन किया था 10 जनवरी। अच्छा,
10 जनवरी को आप आ गए, मतलब वहां से स्क्रीन आउट हुए और सीधा आप यहाँ लैंड किए। चलिए बहुत बढ़िया। कैसा एक्सपीरियंस रहा एमकेसी के अंदर? अच्छा एक्सपीरियंस था कि पहली बार मैंने जीडी वगैरह, ग्रुप डिस्कशन वगैरह ये सब में पार्टिसिपेट किया। तो स्टार्टिंग में तो होता है कि इतना नहीं कर पाते हैं, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, प्रैक्टिस होती है, तो फिर अच्छा निकलने लगता है, कॉन्फिडेंस आने लगता है। और एसएसबी में भी मैंने देखा है कि आप ट्रिप्स हो गई ये काम नहीं आती हैं, आपकी प्रैक्टिस जितना है, क्योंकि वहाँ नेचुरली आता है, इतना अंडर प्रेशर रहता है। जैसे मैंने खुद फील किया ग्रुप डिस्कशन में, वेरी गुड, कि मैं यहाँ पे जैसे करने यहाँ पे जो भी मैंने किया कि सर ऐसा बोलना वैसा बोलना, वहाँ कुछ नहीं समझ में आता, वहाँ जो आपका नेचुरल है वो बाहर आ जाता है। यही चीज मुझे लगता है हर कैंडिडेट को अभी आपकी तरफ से जाना चाहिए बच्चा, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों को ये लगता है कि कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी है जिससे हम कर जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। नेचुरली आपका रियल प्रैक्टिस ही आपको मदद करता है जब आप जाकर के परफॉर्मेंस करते हैं। मैं अभी इंटरव्यू ले रहा था, देन आई वाज टॉकिंग अबाउट द लक्ष्य। तो लक्ष्य क्या, वो भी एग्जैक्टली कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, स्क्रीन आउट नहीं हुआ, 147 उसका क्वालिफाई ही नहीं हुआ, 148 में उसको मौका मिला, अब उधर से जो है आउट हो चुका है। तो अंदर एक अजीब सी क्या होती है स्थिति, कौतूहल बनती है कि यार वहां से हो गए, कहीं वहां भी ना हो जाए। बोला लेकिन सर एक काम किया मैंने, जम के प्रैक्टिस की सर, मैंने अराउंड सर 50 पीपीडीटी की प्रैक्टिस की सर, मैंने कितने सर साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर डाली, मैं आपको बता नहीं सकता सर, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना नेचुरली हम इंप्रूव हो जाएंगे। आपके अंदर वही चीज तो होगी अल्टीमेट, जब आप पे स्ट्रेस डाला जाता है, प्रेशर आता है, वो टाइम का हो, सिचुएशन का हो, तो उसमें क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड ही रिएक्ट करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को आपने क्या भेज रखा है, और उसको भेजा ही प्रैक्टिस के माध्यम से। तो बेसिकली आपको प्रैक्टिस यहां करने का मौका मिला। ओआईआर रैंक कितनी रहती थी आपकी? ओआईआर 1-2-1-2 में। क्या बात है, ये मेंटेन था इस बार पूरा? अच्छा, 1-2-1-2 जब चलता है तो कैप्टन सर तो एक आश्वासन दे ही देते हैं कि बेटा स्क्रीनिंग हो रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें मेरे को दिक्कत थी, स्क्रीनिंग हो जाऊं एक बार, अंदर फिर देख लूंगा, क्योंकि हो चुके थे, इसलिए डर रहता है। तो वो डर रहता है कि एक बार स्क्रीनिंग कैसे भी हो जाए तो फिर आगे हो जाएगा। कितने लोग टोटल रिपोर्ट किए थे आपके? रिपोर्ट किए थे 239, उसमें 87 स्क्रीनिंग हो गए, फाइनली रेकमेंड 12 हो गए। कितने आपका चेस्ट नंबर क्या था? मेरा 29 चेस्ट नंबर। अच्छा, गांधीनगर में चेस्ट नंबर जो है डिफाइन करके फोटो भी नहीं खींचने देते। एयरफोर्स बोर्ड में है तो वहां पे मिला भी नहीं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है भाई आपसे बात करना, वेरी नेचुरल गाय। मैं यही समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से भाई कि आप भी ये महसूस करते होंगे कि एसएसबी का टेस्ट जो है ना सर, बड़ा रियलिटी का टेस्ट है। आप में अगर रियल आप है तो आप होंगे, और रियलिटी नहीं है तो फिर कोई जुगाड़ नहीं है। अच्छा, अगला प्रश्न ये बनता है कि स्क्रीनिंग तो ऑब्वियसली आपको यहाँ जबरदस्त प्रैक्टिस मिली होगी, हम लोग भी कोशिश, आप देखते होंगे अक्सर कि हम स्क्रीनिंग की बहुत प्रैक्टिस कराते हैं। केवल एक ही रीजन है उसके पीछे, क्योंकि बच्चा स्क्रीनिंग होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल का होता है। एंड लकली मैं कहूंगा कि बैच वास आउट ना हो जाए तो स्क्रीनिंग केसेस हमारे अच्छे चल रहे हैं, मतलब कैंडिडेट आर गेटिंग गुड स्क्रीनिंग राउंड। क्योंकि ओआईआर जैसे कॉन्सेप्ट को इंडिया में पहले हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, इससे पहले ओआईआर को इतना डीपली जाकर वॉच नहीं किया जाता था। अब हम इंडिविजुअल देखते रहते एक बच्चे को, क्योंकि हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट आएगा कैसे, जब बच्चों में वो पोटेंशियल हम डेवलप कर पाएंगे। तो ये भी पता होगा भाई कि हम टेक्निकली जो है 1 साल तक का वैलिडिटी एसएसबी में देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चा हमारे पास ज्यादा से ज्यादा है। एक बार 2 बार, अच्छा आप भी एक ही बार किए कि आपने रिपीट? अच्छा, 2 बार आपने भी रिपीट किया 14 7 डेज का नेक्स्ट रिपीट किया था एसएसबी के पहले ही। एसएसबी के पहले ही तुरंत। तो वो रिपीट करने से क्या होता है, चीजें रिवाइज हो जाती हैं और कॉन्फिडेंस तो मिलता ही मिलता है। घर जाके अगर आप यहाँ से घर जाएंगे वापस तो फिर वो फ्लो बिगड़ जाता है, लेकिन फिर इस एसएसबी के पहले ही आके आप दोबारा करेंगे तो फिर से फ्लो आ जाता है। अब लक्ष्य का आपको बताऊं तो 2021 जनवरी में आया, क्योंकि उस समय उसका वो प्रोसेस चल रहा था और वो फोकस था उसको लेकर के। फिर वो 2022 जनवरी में एंट्री मारा। जी, जब भी वो आया था 22 में जनवरी में, तो मुझसे हॉस्टल में मुलाकात हुई थी, वो लीव कर रहा था और मैं आया था। अच्छा, उसमें एंट्री टकराहट हुई थी। इट्स अ वेरी नाइस कैंडिडेट एक्चुअली। आदित्य से भी मुलाकात हुई थी? आदित्य से नहीं हो पाई थी, लेकिन पता था कि हाँ वो शायद हम मेरे आगे ही पीछे था बैच, आगे ही पीछे उनका बैच चल रहा था। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हर्ष भी हमारे जो है फिर से रेकमेंड हो गए बीटेक में। मुझे लगता है जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं वो बड़े रियल हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, उन चीजों को लेके आ रहे हैं। जितना आप नेचुरली इंप्रूव करेंगे और नेचुरल रहेंगे जितना, क्योंकि आप स्ट्रेस वहां पे दिखाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँ जैसे यूपी, बिहार, एमपी का जितना भी बच्चा है, ये बहुत जरूरी कि एक माइंडसेट हमेशा डेवलप किया गया है कि इफ योर कम्युनिकेशन इज नॉट गुड एंड स्पेशली बिलोंग टू दीज स्टेट्स, ठीक है ना, तो आप में अंदर वो पोटेंशियल नहीं है जो ऑफिसर कैटेगरी के लिए चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सारे उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी के बच्चों के लिए? सर यही मैसेज है कि इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश आती है लेकिन आप डरते नहीं, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, तो सामने वाला आप समझ जाएगा आपकी बात। और दूसरा है कि आप जितना फ्री माइंडेड हैं, क्योंकि आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं फिर भी आपके अंदर स्ट्रेस है और आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है।
लेकिन आप अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आप एकदम स्ट्रेस फ्री हैं तो आप आराम से परफॉर्म कर लेंगे। और उन्हें वही बच्चा चाहिए जिसके अंदर जो बिल्कुल काम है, अगर उसके अंदर प्रेशर पुट किया जाता है तो फिर वो एकदम बिखरता नहीं है। तो अगर वो तो हमारे यूपी और एमपी के बच्चे हार्ड वर्किंग होते ही तो इनको डरने की जरूरत, इनको कुछ भी स्ट्रेस डालो ये घबराते नहीं है। बस वही है कि कॉन्फिडेंस अंदर रहना चाहिए कि आप ये सब चीज़ों से डरने नहीं चाहिए कि ये सब है कि आप कम्युनिकेशन वीक है, आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है या आप कुछ कर नहीं सकते। तो अगर इनसे घबरा इन माइंडसेट से बाहर निकल करके मुझे लगता है अपनी आइडियोलॉजी, अपनी थॉट प्रोसेस और अपने ओपिनियन में क्लैरिटी लाना ज्यादा जरूरी है। आप जो भी बात कर रहे हैं, जो भी बातें लिख रहे हैं, आप अपने स्टैंड पे क्लियर हो और आप में एक स्पष्टीकरण हो। और ये सोचना ही नहीं चाहिए कि रिजेक्शन हो रहा है कि सिलेक्शन हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि मैंने अपना बेस्ट दिया। आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने अब कर लिया, अब रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन मैं ये हूँ कि मैंने एंजॉय किया है, मैंने जो भी दिस इज द एटीट्यूड व्हाट आई। और ये लाइवलीनेस आ गया, ऑफिसर लाइक क्वालिटी का एक गुण भी यही है कि अगर आप में वो लाइवलीनेस आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक पॉइंट ये जरूर मैं अब उठाऊंगा यहाँ पे कि लास्ट टाइम स्क्रीनिंग आप गए, इस टाइम आप स्क्रीनिंग गए, क्या कुछ डिफरेंस फील कर पा रहे थे कि लास्ट टाइम नहीं सर मैंने ये कमियां की थी बट इस टाइम मैंने वो सुधारा? सर लास्ट टाइम मैं ओपन अप नहीं हो पाया क्योंकि वो ग्रुप डिस्कशन था, वो पहली बार ही मैं ऐसे वहां पे बैठा था तो अंडर प्रेशर में इतना ओपन मैंने परफॉर्म किया, लेकिन बट इतना जितना उनको चाहिए शायद से ये मैं उतना नहीं कर पाया। बट इस बार मेरा था कि मैं एकदम फ्री, स्ट्रेस नहीं करूंगा, बिल्कुल फ्री माइंडेड परफॉर्म करूंगा। अच्छा, इस बात को लेके डर नहीं था कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब एक माइंडसेट इतना था कि अभी नहीं हुआ तो अगला ट्राई करेंगे फिर से, जब तक होगा नहीं ट्राई करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो पीएबीटी का भी टेस्ट आपने फेस किया, सीपीएसएस, चलिए वो भी क्लियर हुआ आपका, बहुत बढ़िया। तो फ्लाइंग कोर ही टारगेट है। फिट हो गया, मेडिकल भी क्लियर हो गया। चलिए आप स्टार आदमी हैं, आपका सब क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगता है आपके माँ बाप का बहुत सारी आशीर्वाद और पूजा है जो आपके साथ है बेटा, ये सबसे बढ़िया। आप भी स्पिरिचुअल दिख रहे हैं काफी, आज आप आए संगम नहा के आ रहे हैं, उसे प्रयागराज की धरती पे आए और माँ सरस्वती का दर्शन नहीं किया तो क्या किया। तो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पिताजी खुश हैं आपके? जी सर बहुत खुश हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि उनके जीवन का आपने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, उनका जितना हार्ड वर्क। आई थिंक आपने बताया कि पिताजी फार्मर है सर, कितना चैलेंजिंग होता है एक फार्मर के लिए अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना और बड़े पद पे देखना। बहुत टफ हो गई है एजुकेशन, हर चीज मतलब एक्सपेंसिव भी है, बहुत सारी चीजें। और फार्मर में अभी इतना वो भी नहीं रहा, एग्रीकल्चर में रहा भी नहीं दम, सही कह रहे हैं आप। बट उन सब के बावजूद पिताजी ने आपको जो है हमेशा अच्छी स्कूलिंग दी है, जैसा मुझे तो रोल हमेशा ही रहता है, उनका बहुत बड़ा रोल है। और मैं दिल से उनको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने आपके जैसा बच्चा जो है देश को दिया है। एंड आई थिंक अभय सच ए गाय लाइक यू यार, यही व्यक्ति हैं जो फौज को चाहिए। और मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि यही सच जो है ना सबसे बड़ी चीज है। आज उनको नाज होगा कि आज जितना भी पसीना बेचारे ने खेत में बहाया है, जितनी मेहनत की है, बड़ी मेहनत रही होगी। मेरे फादर का भी था कि वो बहुत इसमें डिफेंस वगैरह में बहुत उन्होंने कोशिश किया बट हो नहीं पाया। तो अब उनका है कि चलो उनका बेटा, वो तो सोल्जर एंट्री में जाना चाहते थे, उनका बेटा ऑफिसर एंट्री के लिए जा रहा है। दैट्स रियली ग्रेट थिंग एंड ये बहुत बड़ी चीज है। और ऑब्वियसली जल्दी आप जो है फ्लाइंग ऑफिसर के पद पे जाएंगे और एनडीए में पहुंचिए फटाफट, क्योंकि आपके सीनियर्स एमकेसी के वहां वेट कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपना बहुमत है, मतलब मेनी कैंडिडेट इन द एकेडमी। तो आप वहां जाएंगे तो एक सीनियरिटी का सपोर्ट भी मिलेगा और बिल्कुल मजा आएगा। अब रियली मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके और आपने बड़े खुले दिल से बातें कही। और मुझे लगता है कि ये हर कैंडिडेट को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर आप सच्चाई से एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आप रिटर्न भी क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि 4 सितंबर का एग्जाम है अगला। और ईमानदारी से और रिलैक्स होकर के ये एजेंडा तय करके नहीं मुझे इसको फोड़ना। और बड़ी अच्छी बात आपने बात में कही कि सर मैं कभी फेल नहीं हुआ, बट पहली बार जब मैं 18 अप्रैल को फेल हुआ एनडीए एग्जाम में तो मुझे झटका सा लगा, ये नहीं तो फिर मतलब अब तो करना है। तो दैट्स गट्स एंड दैट्स कॉल्ड द, आपके अंदर है, यही तो इच्छा शक्ति है, यही तो इरादा है कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो मैं सबसे पहले यही चाहूंगा कि लास्ट में 4 सितंबर को एग्जाम है फिर से एनडीए का, तो यूपीएससी के बच्चों को, इसमें एनडीए के बच्चों को क्या आप कहना चाहेंगे, कैसे वो खुद को फोकस करें और तैयार करें? सब बिल्कुल आप प्लानिंग करके ही पेपर निकाल सकते हैं कि पहले आपको देखना पड़ेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और क्योंकि इतना सिलेबस है तो आप सारा सिलेबस नहीं कवर कर सकते, बट आपको जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आप उन पे फोकस करके उनको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो उन पे फोकस है, क्योंकि टाइम अब इस बार तो हम ऐसा नहीं है कि नवंबर का हम लोग को टाइम, इस बार 4 सितंबर ही है। तो जितना आप प्रीवियस ईयर लगा के देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और क्योंकि ज्यादा मेरा प्रॉब्लम क्या था, मैंने उस टाइम जो अप्रैल वाला नहीं निकला उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो निगेटिव मार्किंग, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि आप जैसे हम लालच में करते हैं कि चलो मार देते हैं, ठीक,
तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप प्लान हो, करेंगे सही करेंगे वरना नहीं करेंगे। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मारेंगे तो तुक्के में हो सकता है कि वो भी तब भी जबकि आपको एकदम 50-50 लग रहा है। हाँ। एकदम अंधी अगर मार रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं एक ऑनेस्ट बात और भी अभी आपके माध्यम से बताऊं कि बीइंग एनडीए एस्पिरेंट आई वाज अ पार्ट ऑफ 12 इंस्टीट्यूट बोर्ड बैंगलोर, और मैं बैंगलोर का हिस्सा रहा, एंड वी फील प्राउड दैट कि मेरी जिंदगी का हमेशा से सपना था कि एक एनडीए की एक ऐसी बुक मैं बनाऊं बच्चों के लिए जो कि मतलब मास्टरपीस हो। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस बार 120 क्वेश्चन जो मैथ के रहे, जो एग्जाम में बच्चों का कंडक्ट हुआ अप्रैल में 10 अप्रैल को, आप मान के चले कि 80 क्वेश्चन किताब के रहे। जी। मतलब ये समझाना चाहता हूं कि बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है ये, बस आपने एक पॉइंट कहा कि एक स्ट्रैटेजी प्रोजेक्शन कि आखिर किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बन रहा है, जो क्वेश्चन बन रहा है वो किस लेवल का बन रहा है, और ये केस स्टडी आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। ये केस स्टडी आपको किस पे ध्यान देना है कि हमारी स्ट्रांग हमारी वीकनेस हमको ही पता है। दैट इज द मेन पॉइंट व्हाट आई एड्रेस ऑलवेज। और मैं इसको एज ए कॉम्पिटिटर इनको बोलता हूं कि भाई देख, मैं भी यूपीएससी का कॉम्पिटिटर हूं और हम सब भी अपने पॉइंट्स को एनालाइज करते थे। हाँ, गाइडेंस जरूरी है, एकेडमी में बच्चे आते हैं, मेहनत करते हैं, हम भी फोकस कर रहे हैं कि जहां आपका कमजोर पहलू जो दिख रहा है फिर उस पर आप काम कर लीजिए, फाइनली आप बेहतर कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। और 10 अप्रैल को बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करने वाले हैं। एक पॉइंट और भी ऐड करना, जैसे बच्चों का होता है कि ना एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, बैठे हुए हैं, तो आपने तुरंत जनवरी में, आपको अच्छे ढंग से पता था कि एसएसबी डेट्स कब, आपको पता था कि अप्रैल में हमको चुननी है, किस डेट को आपने एसएसबी फेस की? 4 अप्रैल को। तो बड़ा लंबा गैप था यार, जनवरी, फरवरी, मार्च, देन अप्रैल, मिल गया टाइम प्रैक्टिस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इंट्रोस्पेक्शन का भी मिल गया, कहाँ हमारी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रांग। तो क्या इसको कैंडिडेट को कहना चाहिए इस बात को कि अगर वो पहले से आके एसोसिएट होते हैं तो उनके लिए फायदा मिलेगा इस चीज? तो मिलेगा ही कि आप पहले से, आपको पता चल जाएगा आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी कमियां क्या हैं। तो आप जितना जल्दी करेंगे तो उतना जल्दी आप इंप्रूव कर सकते हैं उनको, क्योंकि एसएसबी का है कि आप 1-2 दिन में या 1 महीने में इतना आप अंदर चेंजेस नहीं ला सकते हैं। जो आपकी नेचुरल है वो निकल के आ ही जाएगी। तो जितना पहले ही आप आ जाए उतना आपके लिए वो फायदेमंद है। तो 10 अप्रैल वाले बैठे ना, उठ जाएं, खड़े हो जाएं और लग जाएं अपने लक्ष्य की ओर, क्योंकि वही सबसे अहम होगा। तो आई थिंक इट्स रियली नाइस डिस्कशन विद यू, और बहुत मजा आया बात करके, एंड ग्रेट एनर्जी यार, आप में बड़ी पॉजिटिविटी है बच्चा, और मेंटेन रखिएगा इस जज्बे को। मैं अब से जल्दी मुलाकात करूंगा जब एनडीए में पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। घर आना तो दर्शन करने आना है, फिर इधर आके मिलना है। आई जस्ट वांट टू शो द रियलिटी कि कितना परिवर्तन पर्सनालिटी में देखने को। आज अभय ऐसा दिख रहा है, जब एकेडमी से बाहर आएगा तो अभय कैसा दिखेगा। मैं हमेशा ये सेट करता रहता हूँ, मतलब जितने भी रहते हैं, आई जस्ट ऑलवेज शेयर एंड सेट दिस थिंग। इट्स रियली नाइस डिस्कशन, बहुत मजा आया अभय आपसे बात करके, एंड अगेन से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, और आप स्पेशली आपके पेरेंट्स को मैं कहूँगा, आई थिंक उनकी तपस्या है जो आपके रूप में आई है, और मुझे लगता है हर पेरेंट्स को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि यही तपस्या, यही आपकी अपब्रिंगिंग है सर, क्योंकि ये चीज़ ना अभय को हम 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने में नहीं बना सकते हैं। ऑब्वियसली वो उनके माँ बाप का संघर्ष है, उनका गाइडेंस है, उनके संस्कार हैं, जो मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी एजुकेशन के ऊपर, इवन ऑल द टीचर्स, सर अभी आपने फिजिक्स टीचर सर का शेयर किया, क्या नाम है सर का? केशवनाथ मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जैसे योग्य गुरु हैं। मुझे लगता है कि बिना द्रोणाचार्य की जिंदगी नहीं हो सकती है। अभी 12 साल जो हमने पढ़ाई की है वही एसएसबी में निकल के आता है कि आपने कैसा स्कूलिंग किया है, कैसा, तो जितना टीचर हुए सारा सब उन्हीं के सपोर्ट की वजह से सब कुछ है। तो आई थिंक बिना गुरु के कोई महान नहीं हो सकता है, तो गुरु का योगदान है, तो उनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी शिक्षकगण हैं सब बच्चों को ऐसे इंस्पायर करें। और इसमें दोस्ती का, क्योंकि एसएसबी में आपका फ्रेंड रो वहाँ पे भी दिखता है, तो जितना फ्रेंड हो गए, जितना भी आप जिनसे मिलते हैं, वो सबका रोल एसएसबी में आ जाता है कि आप कैसे उनसे मिलते हैं, कैसे क्या करते हैं, और किस आप संगत में हैं वो भी वहाँ पे समझ में आ जाता है कि आप अच्छी दोस्ती है, आपकी बुरी दोस्ती है। तो एसएसबी में सबका रोल है। नहीं, बिल्कुल अब है, और मुझे लगता है कि वो आप में चीजें दिखाई दे रही हैं। इट्स रियली इंस्पायरिंग इंटरव्यू। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक यार। फटाफट आप सब भी एक्टिव हो जाओ, और मुझे लगता है कि हर बच्चा जो ये चाह ले कि मुझे करना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता, और उस लक्ष्य के लिए, उस गोल के लिए एमकेसी परिवार हमेशा तैयार है, वचनबद्ध तरीके से आप पे 1-to-1 फोकस करने के लिए। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। लास्ट मैसेज दे दें आप अभय बच्चों को। बस मैसेज मेरा यही है कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं और आप सब कुछ कर लेंगे। क्या बात है, और मुझे लगता है इससे बड़ी चीज और कुछ हो ही नहीं सकती है।